अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी उसी तरह बरकरार है। तमाम मुल्क की जो सबसे बड़ी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अगर हम बात करें नई मखलूत हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे हमें नज़र आती है। मानसेरा में कल जलसा हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने मानसेरा जलसे से खिताब किया, जहाँ पर उन्होंने साबिका दौर की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर खूब तनकीद की। बिलखसूस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर खूब तनकीद की। बार बार वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि लोगों को ये फैसला करना होगा कि कौन इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए बेहतर है, कौन तामीरकार है और कौन तखरीबकार है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने मानसेरा जलसे से खिताब के दौरान कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मानसेरा में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं, इसी तरह एक पैकेज भी हम पूरा देंगे, इस सूबे के लिए देंगे। और नवाज़ शरीफ जब आएंगे और इंशाअल्लाह अगर मौका मिला खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा से तामीर करेंगे, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ के हवाले से, तो उन्होंने भी खूब तनकीद का निशाना बनाया है इमरान खान साहब को। एक जो ऑडियो टेप मुबैना तौर पर हमारे सामने आई है, जो कि फ़िलहाल अभी नफ़ी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर या बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात हो तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है। और इस तमाम तर सिनेरियो में जब तहरीक अदम एतमाद भी चल रही थी तो कुछ बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ियों की जानिब से ये चीज़ पहले ही ट्वीट कर दी गई थी। बताया गया था कि अंदरूनी खाना जो है वो ऐसी कोई बातें चल रही हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बातें चल रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेहतर अंदाज में हम इसको डील कर सकते हैं अगर तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जो सियासी उस वक्त की अपोजिशन जमातें उनका साथ ना दें। लेकिन बहरहाल उस ऑडियो में सुना जा सकता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस ऑफ़र को कहा कि अब इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ की नफ़ी करती हुई आ रही है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी किस्म की डील की, कि हम डील लेते और वो भी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिनके अगेंस्ट एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बना रखा है कि चोर हैं, करप्ट हैं, लुटेरे हैं मिस्टर 10%, ये तक कहा जाता है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर एक नई मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर बहस छिड़ चुकी है, जिसके अंदर जहाँ पर लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो चारसदा में जिस तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, उस दौरान उन्होंने ये बार बार कहा कि हम दोबारा से इस्लामाबाद जाएंगे, भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे, अगर हमारा हक़ ना दिया गया तो हम छीन लेंगे। और भरपूर तैयारी के साथ अदालत उज़्मा का भी इस हवाले से उन्होंने दरवाज़ा खटखटा दिया है कि आप भी, यानी कि आज एक पटिशन की सूरत में एक दरख्वास्त भी दायर की जाएगी जहाँ पर ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी अदालत उज़्मा के सामने, कि बताया जाए कि एक फ़ंडामेंटल जो हमारा राइट्स है कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, उसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, हमें यह एश्योर करवाया जाए। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर रेलवे साद रफ़ी की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अदालतों का काम नहीं है जलसों की या धरनों की इजाज़त देना, ये ज़िले इंतज़ामिया का काम होता है, आप उनसे रुजू करें। अब अदालत उज़्मा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि अदालत उज़्मा को भी चाहिए कि वो गैर जानिबदार रहे और इस हवाले से जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनसे मुतल्लिक कोई फ़ैसले या उनसे मुतल्लिक कोई चीज़ ना सुने, वरना जो किरदार हैं वो मशकूक हो जाया करते हैं इदारों के। तो इसके साथ साथ यहाँ तक भी मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया था कि जब भी इमरान खान साहब फंसते हैं तो अदालत आ जाती है उनको रिलीफ देने किसी न किसी तरह से। तो इदारों के ऊपर भी हमले जारी हैं और एक तरफ दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने दोबारा से भरपूर तैयारी के साथ आने की बातें भी कर रहे हैं। और अदालतों के ऊपर ऐसा नहीं है कि फ़कत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही कोई इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये तो मुसलसल एक रविश बन चुकी है हमारे मुल्क की तमाम सियासी जमातों की कि अगर फ़ैसले उनके हक़ में आ जाएं तो अच्छा है, अगर उनकी मंतक या उनके ऐसे बयानी को जो सपोर्ट ना कर रहे हों
तो उस सूरत में वो पार्टी हमने देखा है कि वो फिर इदारों के ऊपर हमलावर भी होती है। यही काम पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन अगर माजी में करती आई है, अभी भी करती रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ यही किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें थी ये कुछ अलग से हटकर ये चीज़ें करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद वाला जब मामला हुआ, उसके ऊपर अदालत उज़्मा की जानिब से एक वक्त को मुकर्रर किया गया, टाइम फ्रेम को मुकर्रर किया गया, और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया, जिस तरह से अदालतों को और जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को जिस तरह से उनके अगेंस्ट जो बातें की गई, उनकी किरदार कुशी की गई, वो भी सबके सामने हैं। तो ये रविश एक बहुत पुरानी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये अलग से कोई नई ऐसी असूल की बुनियाद के ऊपर ऐसी चीज़ की बुनियाद रखेंगे, मगर उसी पुरानी रविश के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चलती हुई नज़र आ रही है। देखना अब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त से मुतल्लिक अदालत उज़्मा क्या फ़ैसला सुनाएगी, और फिर उसके बाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा। अगर एक मुकर्रर करदा एक जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च या धरने की इजाज़त, अगर वो डी चौक नहीं होता और कोई ऐसी शाहराह नहीं होती जिससे मुल्क का जो निज़ाम है वो मफलूज नहीं होता, और एक साइड कॉर्नर पर अगर जगह मिल जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के लिए भी कोई मसला नहीं है, इस नई मखलूत हुकूमत के लिए भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। वो अपने चुप करके धरना करें, एहतजाज करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाए हुए है कि हम किसी कोने में जाकर नहीं करना चाहते, हम एक ऐसी जगह पर मार्च या धरना देने का इरादा रखते हैं जहां पर मुल्क का निज़ाम किसी न किसी हद तक मफलूज हो जाए। यानी अगर डी चौक में हो जाएगा तो यकीनन तौर पर वहाँ पर हसास इदारे हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं और एम्बेसीज़ हैं, तो ये तमाम तर निज़ाम जिस तरह से हमने देखा था 2014 में ये रविश बनी थी, और उस तरह से अगर निज़ाम मफलूज होगा तो फिर ही इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ सकता है कि वो नए इंतखाबात की जानिब जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही है, हमारा यकनुकाती एजेंडा है कि आप असम्बली को तहलील करें और इसके साथ साथ हमें इलेक्शन की तारीख दे दें, हम वापस चले जाएंगे और एक नए मैंडेट के साथ जिस भी जमात को आवाम की तायद हासिल होगी तो वह दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाए। लेकिन ये चीज़ कौन तय करेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अगर कोई भी सियासी जमात इलेक्शन हार जाती है तो उसके नज़दीक इलेक्शन धांधली ज़्यादा होते हैं, और जो जमात इलेक्शन जी जाया करती है तो वो कहते हैं कि इससे तो शफाफ इंतखाबात तारीख़ में कभी हुए ही नहीं है। और ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इसी बयानिए को लेकर चलती आई है। तो शफाफ इंतखाबात की फिर इस ज़िमन में डेफिनेशन क्या होगी? अगर कोई भी सियासी जमात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जाती है, अवाम का मैंडेट उसको हासिल होगा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सवालात खड़े कर देगी कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात है। अगर इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम अपना मैंडेट दे देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से क्या सड़कों पर आ जाएगी, फिर वो ये कहेंगे कि धांधली की गई है, केयर टेकर्स की ऐसी हुकूमत बनाएगी जो कि नवाजने वाले थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस नई मखलूत हुकूमत के, उन लोगों ने अपने मनपसंद के अफराद को लगाया। ये किस्म का बयानिया हमने बनते हुए देखा है, और माजी में बनते रहे हैं और अभी हाल ही में भी बने हैं। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये अपने मौक़िफ़ पर दोहरा रही है कि हम यकनुकाती एजेंडा चाहते हैं, इंतखाबात चाहते हैं, असम्बली को तहलील कर दिया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें हम अगर माशी सूरत हाल के हवाले से, तो वो भी कोई अच्छी नहीं है इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाते रहें, तनकीद करते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो नाअहल है, ना तजर्बाकार है, और हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम मुल्क को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, इस हवाले से भी कोई शक नहीं है कि IMF के हवाले से भी जो मुज़ाकरात या जो शराइत या जो मुआहिदा हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। और इसके साथ साथ जो अभी की जो मौजूदा जो सेटअप है नई मखलूत हुकूमत, वो ये कह रही है कि IMF के साथ ही हम जो डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ही मुताबिक किए हुए जो मुआहिदा है उसी के ऊपर हम अमल दरामद करवा रहे हैं, लेकिन एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर मज़ीद भी सख्त फैसले ये नई मखलूत हुकूमत करती है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 9 बरस बाद बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं और कैसा टर्न आउट रहा, कौन कौन से किन किन जमातों की पोजीशन मुस्तहकम रही या फिर आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहा, तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में 9 बरस के बाद बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, कैसा रहा वहाँ पर टर्न आउट
और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहा? आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा या फिर कौन सी सियासी जमात रही जिसकी पोजीशन हमें ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आई? तमाम तर बलूचिस्तान के बलदियाती इंतखाबात की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, वहाँ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से जो मसाइल हैं वहाँ पर लोगों के, क्या बलदियाती इंतखाबात ये जो मौजूदा हुए हैं 9 बरस के बाद, क्या ये इंतखाबात उन लोगों को जो मुश्किलात हैं किस हद तक मुआवन साबित होंगे उन मुश्किलात की कमी के लिए? इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से, जो कल मौजूद रहे फील्ड में और तमाम तर चीज़ें ख़ुद उन्होंने कवर की हैं। गनी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले गनी भाई ये बताइएगा, जो सूरत हाल रही बलूचिस्तान के 9 बरस के बाद बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, पहले तो ये बता दिए ओवरऑल के क्या सूरत हाल रही, टर्नआउट कैसा रहा और किस जमात की पोजीशन ज़्यादा जो है मुस्तहकम नज़र आई है? बहुत शुक्रिया रजा। इसमें जनरली जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया, ये जो इंतखाबात 9 साल के बाद मुनक्किद होने वाली ये इंतखाबात, मेरे ख्याल में एक तो अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए ये जो ट्रांजिशन का पीरियड था, ये बहुत कल शानदार रहा, क्योंकि तमाम तर जो कोशिशें थी उन मुल्क दुश्मन अनासिर की या उन लोगों की जो इस तमाम सूरत हाल को एक रुकावट समझकर इसमें हायल होने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी ये कोशिश थी कि बलूचिस्तान में ये जो इंतखाबी अमल है इसको नाकाम बनाया जा सके। उनकी जो मजमूम कोशिशें थी वो कल नाकाम हुई, और आपने देखा कि एक गैर मामूली वोटर्स का जो टर्न आउट था वो कल देखा गया। न सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल हर वक्त बेहतर रही है, बल्कि उन इलाकों में भी जो कि माजी में काफी शोरिश का शिकार रही हैं वो इलाके, और वहाँ पे जो सूरत हाल थी जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में मुल्क दुश्मन अनासिर के जो मजलूम अज़ाइम थे जब वो नाकाम बनाए गए, तो वहाँ पे जो क़याम अमन की सूरत हाल थी वो जिस तरह वहाँ बेहतर बनाई गई, तो उस तनाजुर में लोग अपने घरों से निकले, और आपने देखा कि न सिर्फ आम जो लोग थे वो बड़े अच्छे अंदाज में उनका वोटर जो टर्न आउट था वो देखा गया, बल्कि खवातीन वोटर्स भी बहुत ज्यादा वहाँ पे निकली, और सूरत हाल इस कदर बेहतर बनाई गई कि ये एक ऐसा पहलू था कि बहुत अरसे बाद बलूचिस्तान में देखने को मिला, क्योंकि न सिर्फ आम लोग इसका हिस्सा थे इस इंतखाबी अमल का, बल्कि आपने देखा कि 132 खवातीन उम्मीदवार भी जनरल नशिस्तों पर कॉन्टेस्ट कर रही थी। तो जो नताइज अब तक सामने आए हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज, उनके मुताबिक इन इंतखाबात में मैदान जो है वो असल में अगर देखा जाए तो मारा है आज़ाद उम्मीदवारों ने, क्योंकि 1222 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नशिस्तें जिस जमात ने हासिल की है वो जमात उलमा इस्लाम है। 185 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि इस जमात की जानिब से हासिल की गई हैं। इसी तरह फिर तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है इस वक्त बलूचिस्तान में, और मखलूत हुकूमत दीगर जमातों के साथ मिलकर चला रही है, इस जमात की 116 नशिस्तें जो हैं ये हासिल की गई हैं। इसी तरह फिर पश्तूनख्वा मैप की अगर हम बात करें तो BAP के बाद जो बड़ी जमात है वो 80 सीटों के साथ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। इसी तरह फिर इसके बाद जो दीगर नशिस्तें हासिल की गई हैं इस जमात के बाद, उसमें 52 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है नेशनल पार्टी इस सूरत हाल में। इसके बाद जो नंबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जिसने 45 नशिस्तें हासिल की हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उनकी सिर्फ 17 नशिस्तें इन 32 अजला में हासिल हुई हैं, और मेरे ख्याल में ये तादाद बहुत कम है। इसी तरह अगर हम बात करें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की, तो मेंगल ने मुख्तलिफ जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, खासकर वो जो बलूच अक्सरियती इलाके हैं सूबे के, इन इलाकों में 42 नशिस्तें हासिल की हैं, जो कि कदरे बेहतर है ये जो नताइज माजी की निस्बत अगर इसका जायजा लिया जाए। और इसके अलावा फिर नून लीग की जो है सिर्फ 16 नशिस्तें जो है पूरे सूबे में देखी गई हैं, जो मुख्तलिफ। अच्छा गनी, बताइएगा ANP के हवाले से कोई यहाँ पर बलूचिस्तान में कैसी जमीयत है उनकी? देखें, ANP ने मेरे ख्याल में सबसे कम नशिस्तें हासिल की हैं, और इन्होंने जो नताइज अभी हमें मौजूद भी हैं उनकी सिर्फ 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिसपे इनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा दीगर जो नशिस्तें हैं उसमें चूंकि अभी कुछ नताइज ऐसे भी हैं जो कि रोके गए हैं, और कुछ इत्तलात ये हमें मौसूल भी हैं कि कुछ मुतनाज़ा मामलात हैं जिनको देखा जा रहा है। तो
कुछ शिकायत भी इस हवाले से मौसूल हुई हैं। उन शिकायत का भी इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने कल इस पे इतराजात भी उठाए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन उन मामलात को देख रही है और जो हतमी नताइज सामने आएंगे बहरहाल जी। उनको भी अगर इससे कंपेयर किया जाए तो अच्छा, तो यही आपका आपका सूरत-ए-हाल पॉइंट ऑफ देखने व्यू, में आई आपका है। तज्जिया क्या कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में, जिस तरह से आपने फिगर बताए हैं, ये जीते हैं मैदान? अगर ये कहा जाए कि मैदान आज़ाद उम्मीदवारों ने ही मारा है तो इसमें कोई गलत ना होगा, लेकिन मुझे साहब ये बताइएगा कि किस सियासी जमात की जानिब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जा सकते हैं? JUI फे उनके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है या फिर हुक्मरान जमात जो बलोचिस्तान में है? मेरे ख्याल में जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं या जिस तरह एक पब्लिक ओपिनियन बनती जा रही है, फिर इसमें JUI का पलड़ा मुझे ज्यादा वजनी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अक्सर अवकात ये देखा जाता है बलूचिस्तान में कि जब एक पार्टी डिलीवर नहीं करती तो फिर उनको उस पैमाने पे पजीराई नहीं मिलती जिस तरह वो एक्सपेक्ट करती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूंकि इस वक्त बलूचिस्तान की जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है इसका हिस्सा है, और पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में इस बार अगर नशिस्तें इस जुमात ने कम भी हासिल की हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस जुमात के अंदर कुछ इख्तिलाफात ऐसे थे अंदरूनी तौर पर जिसकी वजह से जो दीगर जुमातें हैं उनको फायदा वसूल हुआ है इस हवाले से। क्योंकि आपने देखा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन थे वो दो धड़ों में बढ़ चुके थे, और जब दो बार इस जुमात के उज़रा आला के खिलाफ ये तहरीक जो पेश की गई, एक जाम कमाल के खिलाफ पेश की गई, फिर जाम कमाल का जो दड़ा था उन्होंने कदूस पजजों के खिलाफ कुछ ऐसे ही प्लानिंग की। तो इस सूरत-ए-हाल की वजह से भी मामला काफी आप ये देख सकते हैं कि गैर यकीनी की एक सूरत-ए-हाल का शिकार रहे। तो फिर दूसरी बात जिस तरह आपने कहा कि आजाद उम्मीदवार उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि अमूमन ये देखा जाता है बलूचिस्तान में खासकर जब इस नौयत के वाकयात रूनमा होते हैं कि आजाद उम्मीदवार ज्यादा कामयाब होते हैं, तो वो फिर ये देखते हैं कि कौन सी जमात ऐसी है जो कि मुस्तकबिल में न सिर्फ अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बल्कि हम यहाँ भी ये देख रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में भी जो जनरल इलेक्शन हैं उनमें भी अगर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाए तो JUI की जो पॉलिटिकल विल है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इम्कान ये है कि आजाद उम्मीदवार इन जमातों का। अच्छा गनी, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं गवादर साइड की। गवादर में बड़ी हद तक हमने देखा है कि क्लीन स्वीप किया गया है, और जिस तरह से जो तहरीक हमने पहले भी चली थी कि गवादर के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं और फिर अब वहाँ पर तहरीकें भी चली हैं, तो वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा। देखिए ये मेरे ख्याल में एक बहुत अहम पहलू है। यकीनन देखें जब मसाइल की बात होती है और जब वो मसाइल हल नहीं हो पाते तो ज़ाहिर है शहरियों की, वो मकामी लोगों की जो राय है वो तब्दील हो जाती है। गवादर में ये जो तहरीक सामने आई थी, गवादर बचाओ तहरीक, इस तहरीक ने जो मसाइल उजागर किए गवादर के, वो दरीना मसाइल जो कि वहाँ पे कई सालों से लोगों को दरपेश थे, और उन मसाइल के हल के लिए जो चार जमाती इत्तेहाद है उनकी जानिब से वो कारकर्दगी नहीं दिखाई गई जिसकी वो लोग तवक्को कर रहे थे। फिर गुज़श्ता चंद माह पहले जब ये तहरीक ज्यादा जोर और शोर से उभर कर सामने आई और जब मसाइल लोगों को देखने को मिले और जब हुकूमत ने फिर इससे मुज़ाकरात किए तो उस पर ये एक यकीनी तौर पर एक नतीजा खेज मरहले में ये तहरीक दाखिल हुई। फिर उसी के नतीजे में इस बार बल्दियाती इंतखाबात में इस तहरीक ने 27 नशस्तें हासिल की और मैदान मारा है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दीगर जो जुमातें हैं वो ज्यादा नशस्तें हासिल कर पाएंगी, लेकिन वो नहीं कर सकी। तो ये जो तहरीक है, चूंकि इसकी जो सरबराह है मौलाना अताउर रहमान, वो असल में उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं जमात इस्लामी को, वो सूबाई अमीर जिली अमीर भी है उस जमात के वहाँ पे। तो ये एक पहलू अगर इसका देखा जाए तो जमात इस्लामी की एक पहली कामयाबी है जो गवादर जैसे हसास इलाके में बलूचिस्तान में इस नौयत की कामयाबी उनके पास आई है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल सूबे में भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही देखी जा रही है, क्योंकि ये निचली सतह तक मुंतकिली की बात है इख्तियारात की, और लोग बहुत मायूस हो चुके हैं उन अवामी नुमाइंदों से जो इंतखाबात से कबल उनको दावे तो बहुत उनके सामने करते हैं, लेकिन जब सर्विसेज डिलीवरी की बात आती है तो वो मामला फिर अधूरे रह जाते हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। तो अब एक वजह यह भी है कि अब देखें कि 4 साल से मुसलसल ये कोशिशें की जा रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। कभी गवर्नमेंट ये कहती कि इंतजामात मुकम्मल नहीं है, कभी दीगर मामला आड़े आ जाते।
लेकिन अब बिलाखिर ये इंतखाबात जब मुनक्किद हुए हैं तो लोगों को एक, आप ये समझे कि एक एहसास ये हुआ है कि शायद अब उनको उन मसाइल से छुटकारा हासिल हो जो काफी अरसे से उन्हें दरपेश हैं। लेकिन गनी, अगर लोगों को ये उम्मीदें हैं, अच्छी बात है कि काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में जो 9 बरस के बाद बदलाती इंतखाबात हुए, काफ़ी हद तक अच्छा और मुस्बत टर्न आउट भी रहा। लेकिन मुझे ये बताइएगा, अगर लोगों को जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक उम्मीदें भी हैं, तो बलदाती ये जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, ये इतना मजबूत सेटअप है निचली सतह का कि ये लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके लिए, ये उनका खात्मे के लिए ये अपना किरदार आगे फ्रंट पे जाकर अदा कर सकेंगे? मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें, बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं 9 बरस के बाद। आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा काफ़ी हद तक भारी रहा है। अगर उसके बात करें सियासी जमातों के हवाले से, तो JUIF एक नुमायाँ हैसियत अपनी रख रही है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कल पूरा दिन इस चीज़ को कवर करते रहे हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़। गनी, बताइएगा इसके साथ साथ, जिस ब्रेक में जाने से पहले भी जो सवाल आपके सामने रखा कि लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं इन उम्मीदवारों के साथ, लेकिन आप समझते हैं कि उम्मीदों के ऊपर ये पूरा उतर जाएंगे, इतने बाइख्तियार होंगे, या फिर लोकल जो बॉडीज़ का जो सेटअप है सूबाई सतह के ऊपर वो इतना मजबूत है कि लोगों की जो गली मोहल्लों की जो शिकायत होंगी वो दूर हो सकेंगी? देखें, अगर अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात की जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त ऐसे कई मसाइल हैं जो कि इन अवामी नुमाइंदों को दरपेश हैं, जो कि अख्तियारात की मुंतकिली से ही ताल्लुक रखते हैं, और वो मसाइल ऐसे हैं जिनको किसी भी दौर में एड्रेस नहीं किया गया है, चाहे वो कानून साजी के हवाले से हो, चाहे उनके अख्तियारात को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हो। ये वो तमाम मामला थे जिन पर सियासी क़यादत भी हमेशा से गौर करती रही है। आपने देखा कि आप ये जो बलूचिस्तान के 34 अजला हैं, उन अजला में 32 अजला में इंतखाबात करना और फिर सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा और लसबेला में इंतखाबात का इनेकाद न होना, इस अमर की निशानदेही करती है कि हुकूमत की जो मशीनरी थी या जो मैकेनिज्म था तैयारी के हवाले से, वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कि ये जो मामला थे इनको देखा जाए। कोयटा के जो मुकामी हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों के, हुकूमत उनको एड्रेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनकी जानिब से उजलत में ये फैसला किया गया पहले कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बाद में उन्होंने उससे अलर्जी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं है, कुछ मामला ऐसे हैं जिनको पहले एड्रेस करेंगे, उसके बाद इसको देखा जाएगा। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के वो यही है कि जो ऐवान के अंदर कानून साजी का जो मामला था उसको पेंडिंग का हिस्सा बनाया गया। जब इस पे वोटिंग का मामला आता सामने, या कोई तहरीक अल्तवा पेश होती, या कोई कानून साजी के लिए कोई इक़दाम होते, तो उस पे जो उस वक्त की हुकूमती जमात के अरकान होते, वो उनकी गैर दिलचस्पी देखने को मिली बलूचिस्तान में। यही वजह है कि वो जो कानून साजी का अमल था वो उस जाविये से मुकम्मल नहीं हुआ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बाद अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए मेरे ख्याल में, जहां तक बलूचिस्तान की बात है, उस जाविये से काम नहीं किया गया जिसकी जरूरत थी। इसीलिए फिर ये मामला जो थे इसको फसे पुश डाल दिया गया, और जो खासकर कुछ जो सियासी नाकदीन है वो ये भी कहते हैं कि जो जनरल नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की, जो सूबाई हल्कों के हल्के हैं मुख्तलिफ, सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं मुख्तलिफ, उन पे जो उम्मीदवार या सियासी रहनुमा कॉन्टेस्ट करते हैं, उनकी असल में ख्वाहिश ये नहीं है कि वो जो इख्तियारात है वो लोअर लेवल तक मुंतकिल हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो मुंतकिल होंगे तो शायद उनकी प्रेजेंस पब्लिक जो है वो कम होगी, लेकिन कम नहीं होगी। इससे तो लोगों के जो मसाइल हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं जिन तक उनकी रसाई नहीं है, वो मसाइल हल होंगे। और जाहिर है जिस तरह अभी इन इंतखाबात में, जिस तरह आपने भी निशानदेही कराई कि JUI जो है ज्यादा निश्चितों के साथ उभर कर सामने आई है, तो अब ये जो नुमाइंदे हैं ये उनको सपोर्ट फराहम करेंगे अपने आने वाले जो सूबाई असम्बली के उनके कामयाब उम्मीदवार होंगे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक बड़ा शानदार एक मौका होगा। अच्छा गनी, यहाँ जो 32 अजला में जो इलेक्शन हुए हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बुनियादी जो यहाँ के लोगों के बासियों के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, जो वो अपने तमाम इन नुमाइंदों के सामने रखेंगे कि हमें ये चीज़ें तो बिल्कुल एक सरफहरिस्त चाहिए, इनका हमें हल चाहिए, उन बुनियादी नुकात में से क्या? वैसे तो बलूचिस्तान की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बुनियादी चीज़ें मज़ीद क्या हो सकती हैं?
देखिए, मैं इस तमाम सूरत-ए-हाल को अगर इस पैराहे में देखूं तो जो सबसे ज्यादा बुनियादी मसला है इस वक्त बलूचिस्तान में जो लोगों को दरपेश है, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे सूबे के दीगर इलाकों में हो, वो है साफ पानी के हसूल का। इस वक्त कोयटा में ये सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि जो जेर जमीन पानी की सतह है वो दिन ब दिन खतरनाक लेवल तक नीचे जा रही है। ग्राउंड लेवल पानी के खत्म होने की वजह से यहाँ पे जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि हम आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। कोई प्लानिंग नहीं है, पानी चार्ज नहीं हो रहा जमीन पर, प्लानिंग नहीं है। अगर हुकूमत प्लानिंग करती तो शायद मामलात बेहतर हो जाते। परवेज मुशर्रफ के दौर में 7 अरब रुपए जैसी खतीर रकम जो है एलोकेट की गई, लेकिन वो रकम खुर्द की नजर हुई, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बार जब यहाँ पे बजट पेश होता है हुकूमत इसके लिए खतीर रकम रखती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो रकम खर्च कहाँ हुई है। आप देखें, बातें होती हैं डैम्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स नहीं बने हैं, कितने सालों से बलूचिस्तान में पेशरफ नहीं हो रही। अब ये मामला जब बेहतर नहीं होंगे तो लोग किस तरह सूरत हाल को मेंटेन कर सकते हैं। आप देखें, लोग नकल मुकानी पर मजबूर होते जा रहे, पानी नहीं है। इसी तरह फिर जो हमारा बलूचिस्तान एक और आप देखें कि हम सब ओवरऑल अगर आप देखें इस सूबे का दारोमदार जो है जरी शोबे पर है। अब जरी शोबा जब पानी नहीं होगा तो किस तरह वो सरवाइव कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है उस तमाम सूरत हाल के हवाले से। फिर इसके अलावा एक और मसला ये है कि बलूचिस्तान में रोजगार की बहुत कमी है। हमारी जो सरहदें हैं, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, जो बॉर्डर ट्रेड है इसकी राह में हुकूमत रुकावट बन गई। सही। अब अगर आप तरक्की की बात करते हैं तो जो आपकी सरहदें हैं उनके साथ जो मुकामी लोग हैं जो वहां पे मुकीम है लाखों की तादाद में, सही। उनके लिए बहुत शुक्रिया मौके बलूचिस्तान कोयटा उनको अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।